नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि मई के महीने में खाने के तेल के इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है और 40% इंपोर्ट कम हुआ है। मई के महीने में क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट 4,47,000 टन से घटकर 3,70,000 टन रहा है। आरबीडी पामोलिन का इंपोर्ट 3,71,000 टन से घटकर 16,250 टन के स्तर पर आ गया है। सोयाबीन के इंपोर्ट में भी कमी आई है। तो कुल मिलाकर 40% की गिरावट आई है इंपोर्ट में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इंपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन आगे क्या इंपैक्ट रहेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं CKED मेहता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ये जो इंपोर्ट में गिरावट आई है, ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही है? आगे एक बार फिर से इंपोर्ट रिकवर हो जाएगा या आगे भी इंपोर्ट में हम कमी देखेंगे? पहले तो जो इंपोर्ट में गिरावट आई है, पहली लॉकडाउन की वजह से आई हुई है। लास्ट 2 महीने में प्रैक्टिकली कंजम्पशन कम से कम 5 लाख टन कम हुआ है। जो होरेका सेगमेंट है, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, वहाँ कम से कम 6 से 7 लाख टन का कंजम्पशन था, वो कम से कम 3 लाख से नीचे चला गया। मतलब 5 लाख टन का कंजम्पशन वहाँ कम हो गया है। तो 2 महीने में 10 लाख टन का कंजम्पशन कम हुआ है। और साथ में जो इंपोर्ट की इफेक्ट आई है इंपोर्ट में, आप अप्रैल और मई का इंपोर्ट भी देखें तो काफी कम हुआ है इंपोर्ट। अप्रैल मई में भी काफी कम हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा तो थोड़ी इंपोर्ट बढ़ेगा, मगर उनकी इम्पैक्ट मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने तक रहेगी। तो ओवरऑल इंपोर्ट ये साल कम से कम 2 मिलियन मतलब 20 लाख से 25 लाख तक कम होगा। जो लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट किया था 149 लाख, जो उसके सामने आई वोंट बी सरप्राइज के 130 लाख के करीबी इंपोर्ट हो। साथ में डिमांड से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है कंजम्पशन का, कम से कम ये 2 महीने में कम से 10 लाख टन निकल गया, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन सारे बंद है और अगले 3 महीने में इम्पैक्ट रहेगी। तो डिमांड भी कम से कम 2 मिलियन तक नीचे जा सकती है। मतलब जो नॉर्मल डिमांड जो इंडिया की डिमांड है 20 लाख टन पर मंथ या तो 23 लाख टन पर ईयर, हो सकता है ये पहली दफा हम देखेंगे कि डिमांड में भी डिस्ट्रक्शन आएगा और कम से कम 21 लाख के करीबी हो, 21 मिलियन के करीब या तो 210 लाख के करीबी होगी। हाँ जी रोते जी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि डिमांड में आगे भी भारी गिरावट हम देख पाएंगे, और आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से डिमांड के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि अभी ऑयल सीड की बात करें तो मस्टर्ड की अराइवल है मार्केट में, और अब सोयाबीन की खेती भी होनी है, MSP भी बढ़ा दी गई है। तो अगर डिमांड बहुत कम रहेगी तो किसानों को क्या वाजिब भाव मिल पाएगा, इसको लेकर कोई संदेह है, या आपको लगता है कि वहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी? सत्यजी साहब, मैं बताऊं आपको, आज मस्टर्ड सीड के दाम 4700 चल रहा है। काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा डिमांड अगर निकले तो मस्टर्ड ऑयल की डिमांड निकली है। मस्टर्ड ऑयल लोग सोच रहे हैं, एक सोच है, सोच की बात कर रहा हूँ कि भाई आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना है तो मस्टर्ड ऑयल खाइए, वो एक, तो उसकी वजह से मस्टर्ड के स्मॉल पैक में डिमांड काफी निकली है। और ये साल अच्छी अपनी पैदावार भी हुई है, 80 लाख टन का क्रॉप है और मस्टर्ड की डिमांड अच्छी है। और नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो 4 महीना है जहां हमारी लोकल अवेलेबिलिटी कम रहती है, तभी इंपोर्ट बढ़ता है। तो अभी तो मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी अच्छी है, क्रसिंग अवेलेबिलिटी है और मस्टर्ड के दाम भी अच्छे रहे हैं। तो डेफिनेटली मस्टर्ड की काफी अच्छी डिमांड है। बाकी नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है, राइसब्रान ऑयल भी चल रहा है, कॉटन भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो गिरावट आएगी इंपोर्ट में, जो कंजम्पशन गिरावट आएगी वो इंपोर्ट की वजह से हुई, और मेनली होरेका सेगमेंट की डिमांड कम होगी, वो उसके वजह से कंजम्पशन कम होगा। हाँ जी।
नहीं, आप एक चीज बताएं मेहता जी, आप कह रहे हैं कि डिमांड बहुत कम हुई है, आगे भी डिमांड कम रहेगी, तो क्या अभी हम लोग ओवर सप्लाइड हैं डिमांड के मुकाबले? क्या घरेलू बाजार में इंपोर्ट कम होने के बावजूद क्या सप्लाई ज्यादा है? ऐसे हालात हैं क्या अभी? नहीं, एक पहले भी मैंने बताया, अपनी मंथली रिक्वायरमेंट कम से 19 से 20 लाख टन की है, और अभी जो ये अप्रैल में जो लॉकडाउन पीरियड है वहाँ 15 लाख टन की रिक्वायरमेंट हो गई। मतलब कम से 20 से 25% डिमांड कम हुई है, क्योंकि होरे का सेगमेंट मानते हैं। इंपोर्ट जितना जरूरत आ सकता है, पर इंपोर्ट लाके क्या करेगा? ज्यादा इंपोर्ट लेके क्या करेगा जब भी डिमांड नहीं? तो जब भी डिमांड बढ़ेगी तो इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट का टैप खुला ही है, सोया आ रहा है, सनफ्लावर आ रहा है, पाम भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। मगर ओवरऑल डिमांड कम है तो ओवरऑल इंपोर्ट भी कम होगा ही। हाँ जी, ओके, ठीक है, डिमांड कम है तो इंपोर्ट तो कम होगा, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं मेहता जी हाँ कि जी। ऑयल के मार्केट को बैलेंस करने के लिए अभी क्या कुछ करने की जरूरत है, ताकि किसानों को भी, हालांकि आपने कहा कि मस्टर्ड का अच्छा भाव मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि सोयाबीन का भी अच्छा भाव मिले, तो किसानों को अच्छा भाव भी मिल जाए और मार्केट भी बैलेंस रहे। इसको लेकर तत्काल प्रभाव से क्या कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, उसके लिए दो चीजें। एक तो जो एमएसपी आज जो बढ़ाई है, तो हमारा एक सुझाव है, गवर्नमेंट को दिया भी है कि जब भी आप एमएसपी बढ़ाते हैं तो प्रोपोर्शनल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए। दूसरा जो एक चीज है कि जो भाव अंतर स्कीम जो थी 3 साल पहले, जो मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया स्कीम थी, हो सकती है उसमें कोई चूक रह गई थी। मगर आज क्या होगा, अगर भाव अंतर स्कीम है तो किसान को किसान का दाम मिल जाएगा, इंडस्ट्री को अपना माल अपने रिजनेबल रेट पे मिल जाएगा, और गवर्नमेंट को भी स्टोर करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, लाखों टन स्टोर करते हैं, 2 साल में खराब हो जाता है, बाद में सस्ते भाव में निकाल रहा है। तो मेरे ख्याल से दो चीज करनी जरूरी है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए ताकि इंडस्ट्री एमएसपी से माल खरीद सके, और दूसरा भाव अंतर स्कीम दाखिल कर दे। बाकी जो गवर्नमेंट ने अभी स्कीम जो नया आ रहा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, उसमें भी हमने काफी सुझाव दिया है कि भाई कैसे हमारा नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज का भी कैसे फुल्ली एक्सप्लोर करें। एक मैं आपको बताऊं, एक राइस ब्रान है, राइस ब्रान पोटेंशियल 1.7 मिलियन 17 लाख है, उसका आज हमारा 10 लाख का प्रोडक्शन है। वो आराम से 10 लाख से 15 लाख टन कम कर सकते हैं। उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। एक तो जीएसटी का बड़ा इश्यू आ रहा है, राइस ब्रान और प्योर राइस ब्रान में जीएसटी निकाल देना चाहिए, ताकि वहाँ की जो राइस ब्रान फीड में जा रहा है वो डाइवर्ट होके फिर से सॉल्वेंट में आए और ऑयल बने। ऐसा ही दूसरा इश्यू है कॉटन सीड ऑयल, जो आज हमारा प्रोडक्शन है कुछ 1.2 मिलियन 11-12 लाख टन है, वो भी 15-16 लाख टन हम कर सकते हैं। तो अभी जैसे नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल चालू हो जाएगा तो मेरे को जरूर लगता है कि भाई उस पर फोकस होगा। और हमने भी और भी एक सुझाव दिया है गवर्नमेंट को कि नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल जो आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका फंड दे दीजिए कम से कम 5,000 करोड़ पर ईयर, ताकि वो एक आगे चले। 500 करोड़ या तो 200 करोड़ से कुछ होता नहीं है, वो तो एडमिन एक्सपेंसेस में चला जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया बीबी मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। ये बताने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यन चॉइस ब्रोकिंग के, और साथ ही हिमांशु गुप्ता है ग्लोब कैपिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हिमांशु, गोल्ड का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है और क्या ट्रेड लेना चाहिए इसमें? गुड इवनिंग। देखिए, कल एक हमने हायर लेवल से एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा गोल्ड की कीमतों में, लेकिन साथ साथ 45,700 और 1690 डॉलर्स में इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो इन लेवल से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आई, और आज के सेशन में लगभग 46,500 तक की एक रिकवरी भी देखने को मिली। हमारा ऐसा मानना है कि बाजार कल के नॉन फार्म पेरोल का यहाँ पर इंतजार कर रहा है, और मुझे लगता है कि आज का सेशन और कल शाम तक बाजार एक दायरे में यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है कि क्योंकि एक हायर लेवल्स पर ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस आ चुके हैं, तो यहाँ से हायर लेवल से थोड़ा सा फिर से एक डाउनसाइड प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आज शाम के लिए किसी को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी हो तो 46,500 46,550 के लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। एक बार फिर से 46,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 46,800 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए यहाँ पर समझने की ये रहेगी कि
पिछले कुछ महीनों में 3 बार इंटरनेशनल मार्केट ने $1690 को टेस्ट करने के बाद वहाँ से एक रिबाउंड बनते हुए दिखाया है। तो जब तक $1690 के नीचे यहाँ पर प्राइसेस सस्टेनेबली ब्रीच नहीं करते इस लेवल को, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यूड रहेगा और यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। हालाँकि अपसाइड में भी हमने देखा है कि $1750 के ऊपर कीमतें नहीं निकल पा रही हैं। तो इस कंडीशन में, इस सूरत में लगता है कि 1750 और $1680-90 की एक रेंज बनी हुई है और जब तक इस रेंज के बाहर गोल्ड की कीमतें नहीं निकलती, मुझे लगता है किसी बड़ी पोजीशन से और किसी एग्रेसिव स्टैंस बनाने से बचना चाहिए और तब तक यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन का, ट्रेडिंग का जो जोन है वो बना कंटिन्यू रह सकता है। ओके, ठीक है। सुनंद, आपके हिसाब से चांदी का मार्केट आज शाम को कैसा रहने वाला है? क्योंकि गोल्ड में तो तेजी आ गई है और करीब करीब $350 गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, 46,300 के करीब पहुंच चुका है। तो क्या चांदी में भी उम्मीद की जाए कि अभी यहां से कुछ और तेजी हम देख पाएंगे और चांदी में भी बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करके चलना ठीक रहेगा? अभी फिलहाल तो मार्केट अभी भी थोड़ा सा और करेक्शन मोड में देखने को हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 48,000 का जो लेवल्स है वो ब्रेक होना नहीं चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे आगे हम देखते जाएंगे तो जैसे जैसे लॉकडाउन ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में भी खुलते हुए देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट तो हमें मिलेगा। तो ये जो आज के ट्रेडिंग है तो सेलिंग के लेवल्स ही मुझे दिखाई दे रहा है। 48,500 के लेवल्स पे आप सेल कर सकते हो और नीचे टारगेट 48,000 तक आप रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो 48,750 तक। ओके, ठीक है। तो ये राय आपके लिए चांदी पर है कि आपको चांदी में अभी करना क्या है। लेकिन अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड की कीमतें दबाव में हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $39 के करीब है, करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी हमने देखी है। और अब मार्केट की पूरी नज़र अभी जो ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक होने वाली है उस पर टिक गई है कि अब यहां से उत्पादन कटौती को लेकर क्या नई खबर आती है और उसके आधार पर मार्केट में एक नया रिएक्शन हम देख पाएंगे। लेकिन जब तक ये बैठक होती है और फैसला आता है, उससे पहले अगर कोई ट्रेड लेना हो हिमांशु क्रूड में, तो क्या ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट खबरें निकल कर आ रही हैं वहाँ पर ओपेक प्लस ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुका है कि 1 महीने के लिए जो प्रोडक्शन कट है इसको एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पर सिर्फ कंप्लाइंस का इश्यूज है, जैसे इराक और जो और कंट्रीज यहाँ पर जो अपना कंप्लाइंस नहीं मेंटेन कर पा रही हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा आगे चलकर भी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो अगले हफ्ते या एक नियर फ्यूचर में एक ओपेक प्लस की एक मीटिंग हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ट्रेंड जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में है वो भी अभी भी तेजी का बना हुआ है। मुझे लगता है $34-35 WTI में एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं और अपसाइड में $40 से $42 तक की अपसाइड अभी भी खुली हुई है। तो अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी डिप अगर 2735 2740 रुपए तक के लेवल्स पर यहाँ पर देखने को मिलता है तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 2690 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है कि 2810, 2830 और 2850 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड पर है। 2790 का प्राइस अभी क्रूड में हम देख रहे हैं। ओके, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है बाबूलाल का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार बाबूलाल जी, पूछिए। सर मेरे दो सवाल है। किसान हूँ, मेरे पास जीरा और चने का स्टॉक है, क्या करूँ साहब? अच्छा, जीरा और चने का स्टॉक है, आप जानना चाहते हैं क्या करें, अभी बेच दें या आगे और अच्छा भाव मिलेगा? बताइए सुनंद, क्या किया जाए? जीरा और चने का स्टॉक अभी होल्ड किया जाए, रखा जाए अपने पास, आगे अच्छा भाव मिलेगा या निकाल दिया जाए? अभी फिलहाल देखा जाएगा तो सेलिंग साइड ही मुझे दिखाई दे रहा है, तो निकल जाना बेटर रहेगा। अगर आप सेलिंग पोजीशन में हो तो काफी अच्छा रहेगा। तो ऊपर आप 13,700 के लेवल्स पे आप सेल कर सकते हो, 13,200 पे आप टारगेट रख सकते हो और 14,000 पे आप स्टॉप मेंटेन कर सकते हो। एक और खास वजह है कि अगर आप देखोगे तो जून और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी फिर भी बैकवर्डेशन है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अभी भी फंडामेंटल्स काफी बेरिश है, क्योंकि इस साल का प्रोडक्शन काफी अच्छा रहा है जीरे में, जिसके वजह से मार्केट में आने वाले दिनों में प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि सीरिया से भी अभी तक उतना खबर आया नहीं कि वहां पे जीरा का क्या प्रोडक्शन है अभी। तो फिलहाल तो मार्केट मंदी की तरफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात उन्होंने की थी चने की। चने का इस समय इतना सीजन नहीं है चने मार्केट में, हालांकि लॉकडाउन के बाद हम शायद थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, बट फिर भी इस टाइम पर भी सेलिंग साइड पे रहना बेटर रहेगा। तो आप अगर आप सेल करना चाहते हो तो 4,220 के ऊपर आप सेल कीजिए।
स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो 4330 पे रख लीजिए, अगर आप टारगेट रखना चाहते हो 4000 पे रख लीजिए। एक खास बात है कि 4000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां से नीचे जब तक ब्रेक नहीं होता तो तब तक और ज्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा 4000 तक आप निकल जाइए। ओके, ठीक है। अगला सवाल है नीलेश का, जोधपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए नीलेश जी। सर जी, मेरा ग्वारगम सेल पड़ा है, 5320 रुपए के भाव से सेल किया है मैंने ग्वारगम। हेलो, 5320 के भाव पर आपने ग्वारगम में सेल किया है, बिकवाली की है। बताइए सुनंद, क्या किया जाए? इनको अभी रुकना चाहिए? क्या क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? थोड़ा सा रुकना चाहिए। नीचे के कल अगर मार्केट में थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहाँ पे सेल किया है तो फिर ठीक है। सो थोड़ी कल के दिन तक एग्जिट कर सकते हो। एक और खास बात है कि ग्वारगम और गॉसी दोनों क्या है, क्रूड प्राइसेस के साथ रिएक्ट करता है और थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम फिर से पकड़ेगा अगले वीक में। अगर आपने देखा होगा तो इस साल का इन्वेंट्री में भी थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला था वीक ऑन वीक बेसिस पे, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस में बाद में फिर से सपोर्ट मिलने के बाद तेजी पकड़ेगा। ये जो कॉल उन्होंने सेल कॉल लिया है तो नीचे की तरफ से कल के मार्केट में एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार कैलाश जी, पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर, मैंने कॉपर में कल पोजीशन बनाई थी 22 रुपए 25 पैसे लॉन्ग की, शॉर्ट वाली तो मैंने लॉस में काट दी। तो मेरे को क्या करना चाहिए सर? मेरा तो उल्टा पड़ता है हमेशा ही। बताइए हिमांशु जी, क्या किया जाए? कॉपर में बाइंग में है ये, अभी बाइंग में बने रहना ठीक है क्या? मृत्युंजय जी देखिए, पिछले कुछ सेशंस में ऑलरेडी कॉपर के प्राइसेस में एक अच्छा रन अप देखने को मिला है। हालांकि ट्रेंड अभी भी यहाँ पर तेजी का है, लेकिन 424-425 रुपए पर एक मीडियम टर्म के हिसाब से एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि कल के सेशन का लगभग वही हाई था। तो अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो 419 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहना चाहिए, लेकिन अगर 419 रुपए के नीचे यहाँ पर कीमतें फिसलती हैं तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। अगला सवाल है विवेक का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार विवेक जी, पूछिए। नमस्कार मृत्युंजय जी, एक्चुअली गोल्ड में अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो क्या लेवल से बनानी चाहिए, मतलब इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट प्राइस देखा जाए तो? ओके, आपको गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन बनानी है, आप जानना चाहते हैं कि किस लेवल पे ये पोजीशन लेनी चाहिए। बताइए हिमांशु जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? बिल्कुल मृत्युंजय जी, शायद इनका सवाल इंटरनेशनल लेवल से भी रिलेटेड था, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों ही लेवल्स में आंसर करने की। इंडियन मार्केट्स में मुझे लगता है कि 46,550 46,600 एक ऑप्टिमम लेवल है शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। 46,800 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में 1710 1712 डॉलर एक अच्छा रेजिस्टेंस है जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने मृत्युंजय अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, बाजार कल एक क्रूशल ट्रिगर का वेट कर रहा है नॉन फार्म पेरोल नंबर्स का, और उससे पहले बाजार में एक अच्छी सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला है और बाजार अपनी लोअर एंड पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी होगा कि अब की बार इस लोअर एंड के नीचे बाजार फिसल पाता है या नहीं, और 1690 डॉलर के अगर यहाँ पर प्राइसेस नीचे ब्रीच होती हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में तो आगे चल के 1650 और 1620 डॉलर तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, निशांत हैं हमारे साथ, पूछिए निशांत जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जी जी पूछें सर। मेरा सवाल अनुज जी से है। एक्चुअली मैं ऐसे ग्लोब का आईडी चलाता हूँ, तो मैं अनुज जी से सवाल है मेरा। सर हिमांशु जी से सवाल है मेरा क्रूड पे सवाल है। मेरे को क्रूड में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं 2350 से शॉर्ट है मेरा, तो मैं चाहता हूँ मैं क्या करूँ। और एक सवाल जिंक पे है, जिसको पोजीशन बनानी है मेरे को 22 में, तो कहाँ से बना सकता हूँ? क्रूड और जिंक, ये दो सवाल हैं आपके। क्या सुझाव है आपका हिमांशु जी? मृत्युंजय जी, क्रूड ऑयल में ये काफी नीचे के लेवल से शॉर्ट पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अभी तक चार्ट पर कोई सिग्नल नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई रिवर्सल बन रहा है।
तो मेरा इनके लिए सलाह रहेगी कि यहाँ पर अगर कोई भी डिक्लाइन, कोई भी इंट्राडे में कोई डिप अगर यहाँ पर 2700 के लेवल्स के आसपास देखने को मिलता है, तो इस पोजीशन से इनको निकलना चाहिए और वापस से फ्रेश रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन का इंतजार करना चाहिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल सेटअप शॉर्ट पोजीशन के लिए इशारा नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर जिंक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 157 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 157, 158 एक अच्छे एंट्री लेवल्स हैं। अगर कोई डिक्लाइन यहाँ पर जिंक में इस लेवल पर आता है तो वहां पर फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है कि अभी क्रूड में और जिंक में क्या करना चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे होगा ग्वार सीड को लेकर। सुनंद, कल के कारोबार में ग्वार सीड की चाल आप क्या देख रहे हैं? के दौरान में एक और दिन करेक्शन देखने को मिलेगा बाउंस बैक आने से पहले। तो अगर आप करना चाहते हो तो सेलिंग के लेवल्स पे बेटर रहेगा। 3560 के लेवल्स पे आप सेलिंग कर सकते हो। अगर आप टारगेट रखना चाहते हो तो 3500, 3450 पे आप रख सकते हो। और अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो तो 3600 के ऊपर रख सकते हो। ये जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, ठीक है। चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? गोल्ड में यहाँ पर सेल रिकमेंडेशन रहेगा इंट्राडे के लिए 46,550 के लेवल्स पर 46,800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 46,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल? मेरा कॉल करंट सीट पर रहेगा। आप सेलिंग करके चलिए। 3670 के आसपास के आप लेवल्स पे आप सेल कर सकते हो। टारगेट रखना चाहते हो 3520 पे आप रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो 3740 पे आप रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु। क्रूड ऑयल में यहाँ पर 2735, 2740 के लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी 2690 के स्टॉप लॉस के साथ। 2830 से 2850 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका और सुनंद जी आपका बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में